ये देखो जरा ऑन ही है ना। हेलो हेलो। हाँ जी, लगा पता। आ रहा है समझे। जी सर। हाँ जी, बाकियों को कहाँ तक पहुँचे थे, क्या बताया था वैसे मैंने? टोटल फर्टिलिटी रेट क्या बताया था, कोई कौन बताएगा? बताओ भाई, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या बताया मैंने? कौन बोलेगा? कुछ नहीं। ऑन एन एवरेज एक विमेन अपनी रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे पैदा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट। वो ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। इकोनॉमी के कितने सेक्टर हैं? हाँ जी, इकोनॉमी के कितने सेक्टर हैं? 3 तीन। अच्छा, कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन। ठीक है, किसकी प्रोडक्शन होगी? रॉ मटेरियल की। इसमें क्या क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर आ जाएगा, अलाइड सर्विसेज आ जाएंगी, और माइनिंग आ जाएगा। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? रॉ मटेरियल का करने का काम कौन कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर। ये जो रॉ मटेरियल है ना, वो किसके पास जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर के पास, जो कि क्या है? इसमें क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में तब्दील किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रॉ मटेरियल को किस में तब्दील किया जाएगा? किस में किया जाएगा? फिनिश्ड गुड्स। और इसमें क्या क्या आ जाता है? कंस्ट्रक्शन आ गई, और मैन्युफैक्चरिंग आ गई। ठीक है, और तीसरा सेक्टर कौन सा है? इसमें फिजिकल गुड्स का कोई लेन देन नहीं होगा। इसमें सर्विसेज का क्या होता है? लेन देन। क्या? जो टर्सरी सेक्टर होता है ना, इसमें फिजिकल गुड्स का लेन देन नहीं होता, इसमें किसका होता है? सर्विसेज का। सर्विसेज की क्या होगी? लेन देन होगा। जैसे एजुकेशन हो गया, क्या हो गया? एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? और किस में आएंगी? टर्सरी सेक्टर। एक और आ गया इसमें, क्वाटनरी। कौन सा सेक्टर है? क्वाटनरी। इसमें नॉलेज से रिलेटेड चीज़ आती हैं। किस में? नॉलेज। क्या क्या आ जाएगा इसमें? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आता है वो कौन से सेक्टर में आता है? क्वाटनरी में। ठीक है, लगा पता। चार सेक्टर कौन कौन से? प्राइमरी। एक और होता है क्वाइनरी, QUINAR। इसमें जो टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, और जो गवर्नमेंट होती है, वो आती है इसमें क्वाइनरी सेक्टर में। तो ऐसे मैं बोलूँ कितने सेक्टर हैं? कितने सेक्टर हो गए? हाँ जी, कितने सेक्टर? 5। पाँच। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी और क्वानरी। प्राइमरी में क्या था? किस चीज़ की
क्या चीज़ बन रही हैं, रॉ मटेरियल। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एलाइड सर्विसेज हो गया, माइनिंग हो गया। वो माइनिंग में प्राइमरी में आएगा, किस कंट्री में आएगा? Primary. प्राइमरी में क्यों? क्योंकि ओर्स का क्या हुआ, मिनरल्स निकालेंगे, रिफाइन तो जाके इस कंट्री में होगा जाके, तो माइनिंग किस में आते हैं? प्राइमरी में। ठीक है। Primary. और सेकेंडरी किस में? जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में क्या करना है, चेंज करना है। इसमें क्या जाएगा, कंस्ट्रक्शन आ गई, मैन्युफैक्चरिंग आ गई। फिर आए टर्शरी। टर्शरी सेक्टर में क्या होगा, फिजिकल गुड्स का नहीं होगा, इसमें क्या सर्विसेज होंगी, सर्विस देने का, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे कौन से किस में आते हैं? टर्शरी सेक्टर में। क्वाटनरी में क्या आएगी, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल वाली चीज़ें, ये सारी कहाँ आएंगी? क्वाटनरी में। और क्वाइनरी में जो पांचवा जो सेक्टर है उसमें क्या आएगा, जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव जो होंगे कंपनी में वो, इसके अलावा जो गवर्नमेंट होती हैं वो सारी किस में आती हैं? क्वाइनरी सेक्टर में। इंटेलेक्चुअल पता ना, इंटेलेक्चुअल में क्या क्या आता है? ट्रेडमार्क आ गया, ट्रेड सीक्रेट आ गए, फिर पेटेंट्स आ गए, कॉपीराइट आ गए। सुने सारी चीज़ें हैं कि पहली बार सुन रहे? हाँ जी, पेटेंट सुने कि नहीं सुने हैं? कॉपीराइट तो सुना होगा। जैसे मान लो मैं किसी और की वीडियो अपने इसमें वीडियो में चला लूँ तो वो सामने वाला क्या कर सकता है, मेरे ऊपर कॉपीराइट इशू कर सकता है। ठीक है, वो लग रहा है पता, ये लगा पता। Yes, sir. कितने सेक्टर बताए? हाँ जी, बताओ कौन कौन से, बोलो भाई, कौन कौन से सेक्टर बोले? प्राइमरी सर, प्राइमरी और सेकेंडरी, और टर्शरी, टर्शरी और क्वाटनरी, और क्वीनरी। क्वाइनरी। और सेकेंडरी में कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? सेकेंडरी में सर आ जाएगा अपनी इंडस्ट्री आ जाएगी सर सेकेंडरी में, और और कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन। माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी, इंडस्ट्री जो माइनिंग प्राइमरी में किस कंट्री में? प्राइमरी में सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्राइमरी में, सेकेंडरी की, टर्शरी। आपको लग रहा होगा एग्रीकल्चर है तो प्राइमरी में होगा, जी नहीं, सर, सेकेंडरी में होगी। ये होगा सर्विस सेक्टर में, क्योंकि स्टोरेज हो रही है, सर्विस दी जा रही है। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा ना, इसको वेयर हाउस में रखा जाएगा, ये क्या होगा, सर्विस दी जा रही है। तो ये कौन से सेक्टर में आएगा? सर्विस सेक्टर में। तो ये हो गया, मतलब सेकेंडरी में नहीं आएगा। डेयरी फार्म किस में आता है? हाँ जी, ये बताओ, अलाइड में कौन कौन से सेक्टर आते हैं? अलाइड इसमें डेयरी, पोल्ट्री, ये सारे किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से बोले मैंने? एग्रीकल्चर बोला, फिर अलाइड सर्विसेज बोला, फिर मैंने और कौन सा था, माइनिंग Mining. बोला। माइन तो अलाइड में क्या बताया मैंने? पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? प्राइमरी में। प्राइमरी में तो डेयरी फार्म किस में आया? प्राइमरी। तो ये सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन किस में बताया था मैंने? Territory. बताओ भाई, मिनरल एक्सप्लोरेशन। प्राइमरी में आएगा सर। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है? टर्शियरी लिखा है, गलत। और लास्ट है बीबिंग क्लॉथ, मैंने क्या बोला? जी सेकेंडरी में आएगा सर। सेकेंडरी में। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी ना, जैसे मान लो मैंने कॉटन के कॉटन कुर्ता सर खेत बनाया, में होता है। अब कॉटन तो कहाँ उगेगा? कॉटन खेत में होगा सर वो खेत तो। में, प्राइमरी में। अब वो सेकेंडरी कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, वो फिटनेस गुड में बनेगा। तो ये किस में आएगा? सेकेंडरी में। तो लगा पता, ये चार ऑप्शन। सर जो डेयरी फार्म है उसमें दूध ही प्राइमरी में आएगा ना, जो पनीर वगैरह है या दही वगैरह है वो सेकेंडरी में आएगा या प्राइमरी में आएगा सर? अगर इसमें आप घर में कर रहे हैं ना, तो मतलब डेयरी वाले सारे प्रोडक्ट जो हैं प्राइमरी में आएंगे, जितने भी सर प्रोडक्ट जैसे हैं। पनीर जैसे सर जो बेर का या अमूल का पनीर आता है, दूध आता है, वो
वो प्राइमरी में है सेकेंडरी या में, जो secondary में? घर में आप दूध वगैरह पनीर वगैरह बनाओगे ना, वो इसमें आएगा प्राइमरी। वो अगर आप फिर मार्क इसमें इंडस्ट्री या फैक्ट्री में चला गया, फिर वो सेकेंडरी में चला। ओके। तो आंसर तो कितने आए ठीक इसमें? ओनली 2। वाह। ठीक है, ओनली 2। तो स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किस में आया? सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर कौन सा है? टर्शरी। क्यों? इट फॉल्स अंडर सर्विस सेक्टर फैसिलिटेटिंग द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर से जाएगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी से जो टर्शरी में जाएगा वो किस में जाता है? फिर कंज्यूमर्स के पास जाता है। तो स्टोरेज जो होगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वो किस में आएगा? सर्विस सेक्टर में। ठीक है। डेयरी फार्म किस में आता है? प्राइमरी में। डेयरी फार्मिंग इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। निकाल रहे हैं दूध वगैरह निकाल रहे हैं। फिर तीसरा मिनरल एक्सप्लोरेशन है, किस में बताया मैंने? प्राइमरी एक्टिविटी। क्यों? इट इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। मैं बोला रॉ मटेरियल जहाँ जुड़ गया वो कौन सा सेक्टर हो गया? प्राइमरी। प्राइमरी। ठीक है। और तीसरा चौथा वीविंग क्लोथ किस में आएगा? सेकेंडरी। क्यों? वीविंग क्लोथ ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, उसमें किसको किस में चेंज हो जा रहा है? वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में, जो क्लोथ वगैरह जो हमने कपड़े पहने होते हैं। ठीक है। तो कितने? 2 आंसर आए इसका, मतलब 2 वाला आया कैसा? ओनली 2, बी ऑप्शन। ठीक है, वो लगा पता। अगला यस सर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू डिजिटल रुपी। डिजिटल रुपी बोल दो या CBDC बोल दो, सेम ही चीज़ है। CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द RBI इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। जैसे कमर्शियल नोट्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ही डिजिटल करेंसी होती है। ठीक है। जैसे जैसे नोट है वो भी क्या है? एक कमर्शियल पेपर है, मतलब कमर्शियल नोट है। उसी की तरह ये भी होगा, जैसे सॉवरेन करेंसी है। इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द RBI इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी पता है? मॉनेटरी पॉलिसी पता है? मैं बताता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे नहीं में। सर। पर ये पता लगा, इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द RBI's बैलेंस शीट। ये भी ठीक है। जैसे नोट पे क्या लिखा होता है? मैं धारक को 100 रुपये देने का क्या करता हूँ? वादा करता हूँ। लिखा होता है नोट पे। वैसे ही जैसे लाइबिलिटी बनी RBI की कि मैं 100 रुपये दूंगा तो मुझे गुड्स वगैरह मिलेंगी, वैसे जो CBDC होगी या डिजिटल करेंसी होगी इसकी भी लाइबिलिटी होगी। ठीक है। और इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बाय इट्स ऑन डिज़ाइन। गलत। जैसे मान लो 25 साल पहले 1 करोड़ रुपये होता था, आज 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी। अब उस 25 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? सिर्फ 41 लाख। आज जो 1 करोड़ रुपया है वो 25 साल बाद 1 करोड़, उसकी वैल्यू 1 करोड़ नहीं रहेगी। कितनी रह जाएगी? सिर्फ 41 लाख। क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से। जैसे मान लो अब पहले 25 साल पहले 100 रुपये की वैल्यू होती थी, आज उतनी थोड़ी 100 रुपये की वैल्यू, वो क्या होगी है? कम होगी है इन्फ्लेशन की वजह से। तो ऐसे बाकी करेंसी जो है इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन का असर पड़ता है, वैसे CBDC या डिजिटल करेंसी के ऊपर भी क्या पड़ेगा? इसका इन्फ्लेशन का क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा। लगा पता? तो यस सर। इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी, ये सही है। इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी, जो ही कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वादा करता हूँ, मैं 500 रुपये देने का वादा करता हूँ, सही है। पर इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन, नहीं। अब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में 2-3 लाइनें बता देता मैं। लोगों के हाथ में कितना पैसा होगा ये किसके द्वारा डिसाइड होता है? मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा।
सिंपल भाषा में, लोगों के हाथ में कितना पैसा रहे, कितने जेब में उनके पैसा रहे, ये किसके द्वारा डिसाइड होता है? मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। जो कि किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा। किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो हमारे केस में कौन है सेंट्रल बैंक? कौन है हमारा सेंट्रल बैंक? कौन है हमारा? आरबीआई सर। आरबीआई। यूएसए केस में यूएस फेड वगैरह आ गए। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं कि एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। कैसी पॉलिसी है? ये एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। दो तरह की पॉलिसी होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक और एक मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो ही छोटे लेवल पे, मैक्रो लेवल पे स्टेट लेवल पे बात करेंगे, नेशनल लेवल पे बात करेंगे, या ग्लोबली बात करेंगे। तो मैंने क्या बोला? मॉनेटरी पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि किसके द्वारा सेट की जाती है? किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा, जो कि हमारे केस में कौन है? आरबीआई। ताकि क्या कर सके, क्या कंट्रोल की जा सके? टू कंट्रोल, क्या बोला मैंने? टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसी आती है? मॉनेटरी पॉलिसी। ताकि इससे क्या हो सके, कुछ गोल्स जो अचीव हो सके, जैसे कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। क्या हो सके? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अलावा प्राइस स्टेबिलिटी, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन पता ना? इन्फ्लेशन मतलब टाइम के साथ जो गुड्स और सर्विसेज की क्या होती है, कीमतें बढ़ती हैं, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हम प्राइस स्टेबिलिटी बोल देंगे। जहाँ ज़्यादा बढ़ जाए गुड्स और सर्विसेज की, ज़्यादा वैल्यू भी नहीं बढ़नी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो ज़्यादा बढ़ गई, ये 100 रुपये की चीज़ है, अगले साल 150 रुपये की होगी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आम बंदे की, आम इंसान के पॉकेट पे क्या पड़ता है? बर्डन पड़ता है। और कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो कम हो गई 100 रुपये की 90 रुपये, इसका मतलब आपके देश में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं। अब जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता ना, तो डिमांड नहीं कर पाते हैं, और जब डिमांड नहीं कर पाते हैं तो प्राइसेस क्या होने लग पड़ते हैं? गिरने लग पड़ते हैं। अब डिमांड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके हाथ में क्या नहीं है? पैसा नहीं है। तो इन्फ्लेशन, जो प्राइसेस क्या होने पड़ेंगे? गिरने लग पड़ेंगे। तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इन्फ्लेशन क्या होती है? एक नेसेसरी इविल है, जरूरी भी है, और कम स्पीड से बढ़नी चाहिए। तो ये एक किसके द्वारा सेट की जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। और इसके अलावा क्या? जॉब क्रिएशन हो, जॉब क्रिएशन वगैरह, ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? मॉनेटरी पॉलिसी से। और लगा पता? मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो कि किसके द्वारा सेट की जाती है? किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा, जो हमारे केस में कौन है? आरबीआई। क्या करती है? मनी कंट्रोल द मनी सप्लाई, ताकि क्या गोल अचीव हो सकें? सस्टेनेबल इकोनॉमिक। सस्टेनेबल मतलब इस तरह से डेवलपमेंट करने की फ्यूचर जनरेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे ना आंखें बंद करके डेवलपमेंट करे जा रहे, फ्लड आ रहे हैं, वो सब कुछ वहीं पर जीरो हो जा रहा है, क्या फ़ायदा फिर? जैसे हिमाचल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, ऐसे नहीं भी फ्लड मानसून आए और सब कुछ बहा के ले जाए, जितना पैसा लगा और लगाना पड़ जाए। पैसा नहीं होना चाहिए। किस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए? सस्टेनेबल, मतलब फ्यूचर जनरेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, और जो रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या हों? बचे रहें। प्राइस स्टेबिलिटी वो मैंने बता दिया है। और जॉब क्रिएशन हो, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, तो जॉब्स भी क्या होंगी? क्रिएट होंगी। तो लगा पता? और लगा पता? यस सर। अब 2 टूल्स होते हैं, बस मैं एक एक लाइन बताऊंगा, ज़्यादा नहीं तो बड़ा लंबा हो जाएगा। 2 तरह के टूल्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स जो होते हैं ना, क्वांटिटेटिव टूल्स, और एक हुआ क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि क्वालिटेटिव में जब करेंगे ना, लेक्चर लगेंगे तब बताऊंगा। इसमें क्वांटिटेटिव में रख लो ना, 3 होते हैं। एक तो रेशोज, एक आ गया रेट्स, और एक आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है? रेशियोज में सुना होगा नाम आपने, CRR,
और SLR। ठीक है, रेट्स में सुना होगा, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया। इन तीनों को क्या बोल देते हैं? LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इन तीनों को। और चौथा आ गया बैंक रेट। ठीक है, और OMOs क्या होते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदा बेचा जाता है RBI की तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये मैं बताऊंगा, पर ये मोटा मोटा लगा पता, ये चीज़ है, डिफाइन करने नहीं बैठूंगा, नहीं तो आधा एक घंटा तो ही ले जाएगा। पर CR और SLR पता है ना, ये मैं बता देता। CR कैश, जैसे मान लो बैंक्स है ना, बैंक्स के पास 100 रुपये आया, अब उसको वापस करना है, FD लगा लो, FD कर दी, अब उसको 100 रुपये की जगह 106 रुपये वापस करने हैं। अब बैंक में रखे रखे थोड़ी पैसे बढ़ जाएंगे, उसको क्या करना पड़ेगा? आगे लोन देने पड़ेंगे या इन्वेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, तभी तो उसके पास पैसे आएंगे, ताकि वो कुछ प्रॉफिट अपने पास रख ले और बाकी पैसा जो क्या कर दे, लोगों को वापस कर दे। अब बैंक में बैठ रखे रखे तो होना नहीं, वो पैसे बढ़ना नहीं, तो वो पैसे घुमाते हैं। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मान लो 100 रुपये आया बैंक के पास, 100 एक लोन में घुमा दिया, ऐसे भी ठीक नहीं है ना। मान लो 5-10 लोग आगे उठ के कि दो भाई मेरा पैसे दे दो, मुझे ज़रूरत है, तो बैंक के पास तो पैसा नहीं है, बैंक्स ने क्या कर दिया है? आगे लोन में दे दिया है, तो ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। तो इसलिए 2 रेशियोज रखी होती हैं, CR और SLR, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है? RBI के पास जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको RBI के पास कैश की फॉर्म में कुछ पैसा रखना पड़ता है। लगा पता? कैश रिजर्व रेशियो क्या बोला मैंने? RBI को कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को कुछ पैसा 4% है, जैसे CRR भी 4, 4.5, ये नहीं जरूरी, CRR का पता होना चाहिए CRR क्या चीज़ है, कि कुछ % जो है, मान लो 4 रुपये RBI के पास रखने पड़ेंगे, किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। ठीक है, और SLR में होगा कुछ पैसा जो है बैंक्स अपने पास ही रखेंगे, पर इन नॉन कैश फॉर्म। क्या बोला मैंने? CRR किस रूप में रख रहे हैं? RBI अपने पास किस रूप में रख रहे हैं? कैश की फॉर्म में। और जो SLR किस फॉर्म में रख रहे हैं? बैंक्स अपने पास, नॉन कैश फॉर्म, चाहे वो गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, या अपने पास रखेंगे, क्या पता पैसे घुमा दें, क्या पता लग रहा है बैंक्स का। अब RBI हर बैंक में थोड़ी जाता फिरेगा, भी देखते रहेंगे कि पैसा रखा है इन्होंने, कि रखा है, क्योंकि नॉन कैश फॉर्म में रखेगा गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उसको लिक्विड करने में टाइम लगेगा। लिक्विड क्या होता है? लिक्विडिटी क्या होती है? कोई भी एसेट है ना, कितनी जल्दी कैश में तब्दील हो रहा है, जितना जल्दी वो तब्दील हो रहा है कैश में, उतने उसको लिक्विड बोलेंगे। अब गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कैश में करना इतना आसान थोड़ी है, पर कैश को आप लोन में दे सकते हैं। तो इसलिए RBI ने क्या बोला है? नॉन कैश फॉर्म में रखना है। ठीक है, और RBI अपने पास कैसे रख रहा है? कैश की फॉर्म में। और बैंक्स अपने पास किस SLR जो रख रहे हैं वो किस रूप में रख रहे हैं? नॉन कैश। लगा पता? ये और मैं बताऊंगा जब लेक्चर होंगे कैसे कैश रिजर्व को कम करके ज़्यादा करके प्राइस स्टेबिलिटी की जाती है, मतलब डेफिनेशन। रेपो रेट हो गया, जैसे मान लो कमर्शियल बैंक्स हैं, पैसों की जरूरत पड़ेगी शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो RBI से पैसे उठा सकते हैं, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा RBI, उसको क्या बोल देंगे? रेपो रेट। ठीक है, मान लो 100 रुपये उठाया कमर्शियल बैंक्स ने RBI से शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए उठाया। अब 100 रुपये थोड़ी वापस करेगा RBI को, वो कितना करेगा? मान लो 106 रुपये। ये जो 6 रुपये हैं जो इंटरेस्ट लिया, उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। लगा पता? उल्टा कर दो इसको, जब RBI पैसा उठा रहा है कमर्शियल बैंक से, रिवर्स रेपो रेट में कौन उठा रहा है पैसा? रेपो रेट में कौन पैसा उठा रहा है? कमर्शियल बैंक्स। रिवर्स रेपो रेट में कौन पैसा उठाएगा? RBI। ये प्राइस स्टेबिलिटी के लिए मैं सारा करूंगा, मैं बस अभी डेफिनेशन है समझो कि रिवर्स रेपो रेट, मैं आपसे पूछूंगा ये जो डेफिनेशन है, रिवर्स रेपो रेट में जो RBI होगा वो पैसा उठा लेगा बैंक से, क्योंकि बैंक्स के पास पैसा रहेगा तो वो लोन में घुमा सकते हैं। लोन में घुमाएंगे तो लोगों के हाथ में क्या आएगा? पैसा आएगा, और लोगों के हाथ में पैसा आता है तो डिमांड करते हैं वो, और जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई लिमिट में होती है, तो प्राइस क्या होने लग पड़ते हैं? बढ़ने लग पड़ते हैं, और प्राइस जब बढ़ने लगते हैं तो इन्फ्लेशन क्या होने लग पड़ती है? बढ़ने लग पड़ती है। इसलिए बैंकों से पैसा उठा लेता है कौन? RBI। ये पता लगा क्यों RBI ने क्यों उठाया पैसा इससे
कमर्शियल बैंक से। और इसी तरह से बैंक रेट होगा। बैंक रेट में जो रेपो रेट है, रेपो रेट और बैंक रेट में सेम ही है, मतलब कमर्शियल बैंक से उठा रहे हैं ऐसे आरबीआई से, लेकिन बैंक रेट में बैंक्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस पैसा उठाते हैं किससे? आरबीआई से। कैश उसमें रेपो रेट में कौन उठा रहा था? सिर्फ कैश रिजर्व रेशियो में रेपो रेट में कौन उठा रहा है पैसा? कमर्शियल बैंक्स। और जब बैंक रेट होगा तो उसमें बैंक्स भी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस, ये सारा पैसा उठा सकती हैं किससे? आरबीआई से। और ये याद रखना, जो रेपो रेट होगा वो हमेशा कम होगा बैंक रेट के मुकाबले। बैंक रेट ज़्यादा होगा, क्यों? मान लो रिस्क, जो रेपो रेट में ना कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती हैं आरबीआई के पास, तो रिस्क क्या होगी? कम होगी। और जब रिस्क कम होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है? कम। बैंक रेट में सिक्योरिटीज कुछ नहीं रख रहे हैं, मतलब कुछ भी रख रहे हैं सिक्योरिटी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा? ज़्यादा। तो बैंक रेट हमेशा ज़्यादा होता है। लगा पता? और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी सेम ही आ गई कि एकदम से जरूरत पड़ गई बैंक को एक दिन के लिए, मिसमैच हो गया कैश फ्लो में वगैरह वगैरह, तब वो आरबीआई से पैसा उठा सकती है। पर एकदम से उठाया तो इसमें जितना मान लो रेपो रेट होगा ना, उसमें 0.25% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा। लगा पता? रेपो रेट में मान लो 5.5% लग रहा है, 5.5% लग रहा है, तो एमएसएफ में कितना लगेगा? 5.75। क्यों? इमरजेंसी में जा रहे हैं आप फटाफट, एक दिन के लिए मुझे पैसा दे दो, तो वो 0.25 समझ लो, पेनल्टी टाइप ही समझ लो। पेनल्टी मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं आरबीआई, तो कितना बेसिस पॉइंट ज़्यादा हो? 25 बेसिस पॉइंट। लगा पता? ये चीज़ें पता लगी। और ओपन मार्केट ऑपरेशन से होते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदा बेचा जाता है गवर्नमेंट आरबीआई की तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। वो लगा पता? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है। इसे क्वालिटेटिव टूल्स में ये सब करेंगे हम, जब लेक्चर होगा ना डिटेल में करेंगे जब हम, तो ये पता लगा। क्योंकि आज मैंने मॉनेटरी पॉलिसी का बता दिया थोड़ा बहुत, फिजिकल पॉलिसी बता दी थोड़ी बहुत, फाइनेंशियल मार्केट बता दी थोड़ी बहुत, ये सारी चीज थोड़ी बहुत बता, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अचेत हो गए। Consider the following ETF, motor vehicles, currency swap. Which of the following considered as a financial instrument? Financial instrument मैंने बताए थे, ETF भी है, ETF भी है, मोटर व्हीकल्स नहीं है, करेंसी स्वैप है, तो किसमें आएगा? वन एंड थ्री ओनली। लगा पता? यस सर। ETF कुछ नहीं है, ETF होता है कि बड़े सारे लोगों का पैसा होगा, वो एक जगह रखेंगे, पूल बनेगा, फिर जो फंड मैनेजर होंगे उनको स्टॉक्स में या इसमें इन्वेस्ट कर देंगे, वो होता है ETF। स्टॉक्स में डाल देंगे, बॉन्ड्स में डाल देंगे, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे, ये होता है ETF। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। मोटर व्हीकल्स कहाँ से आ गए? ये तो असेट है, यही है मोटर व्हीकल्स, कारें वगैरह। और करेंसी स्वैप हुआ कि मान लो दो पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि जो हमारा लेन देन होगा वो इन करेंसीज़ में होगा ना। ऐसे जो लेन देन होता है फॉरेन में वो कैसे होता है? डॉलर में होता है। करेंसी स्वैप में हो जाएगा कि हम इंडिया और रशिया के बीच में हो गया, मान लो करेंसी स्वैप कि हम इंडियन रुपी और रूबल में क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे, तो यही आएगा करेंसी स्वैप। तो ये हो गया, ठीक है। देखो, ETFs आर बास्केट्स ऑफ सिक्योरिटीज, क्या बोला उन्होंने? पूल है, लाइक स्टॉक्स दैट आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस सिमिलर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। अब इंडिविजुअल स्टॉक ले रहे हैं, ETF में क्या होंगे? मल्टीपल स्टॉक्स होंगे, ठीक है। मोटर व्हीकल तो टेंजिबल एसेट है,
करेंसी स्वैप इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वे टू पार्टीज एक्सचेंज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन डिफरेंट करेंसीज। जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो अलग अलग करेंसीज में क्या करेंगे, लेन देन होगा। वो क्या किस में आता, करेंसी स्वैप में। वो लग रहा है पता। जैसा सिंडिकेटेड लैंडिंग क्या होती है? सिंडिकेटेड लैंडिंग ये रखनी कि बड़े सारे लैंडर होंगे जो पैसा देंगे किसी बोरोवर को, बड़े सारे लोग। अब इससे क्या होगा, रिस्क कम हो जाएगी, क्योंकि एक बंदा या एक इंडिविजुअल नहीं दे रहा है। अब क्या दे रहे हैं, मल्टीपल लोग एक इंडिविजुअल को क्या कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। तो इससे रिस्क क्या हो जाएगी, मान लो 100 रुपये चाहिए सामने वाले को, 10 मैंने दे दिए, 15-20 आपने डाल दिए, बाकी ने 100 रुपये डाल दिए। अब रिस्क कम हो जाएगी। अब डूबेंगे तो मैं 10 से डूबेंगे, ये तो ऐसे कितने डूबने थे, 100। तो इसी को क्या बोलते हैं, सिंडिकेटेड लैंडिंग। तो सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस द मल्टीपल लैंडर्स। सही है, सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लैंडर्स। ठीक है, द सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लम सम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। गलत है, लम सम भी हो सकती है और क्रेडिट लाइन भी हो सकती है, ये लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं जिसको। ठीक है, सिर्फ यही नहीं होगा, लम सम भी पैसे उठा सकता है या लाइन ऑफ क्रेडिट भी ले सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एलएफ मैंने क्या बताया था मॉनेटरी पॉलिसी में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ, इन तीनों को क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अच्छा, पहले बैंक और एनबीएफसी का पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, ठीक है, एक हुआ बैंक, एक हुआ एनबीएफसी, इन्हें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, बैंक के पास क्या होगा, बैंकिंग सर्विसेज देंगी, पर इनके पास क्या होगा, बैंकिंग लाइसेंस, और इसमें बैंकिंग लाइसेंस नहीं होगा इनके पास। ठीक है, पहला डिफरेंस पता लगा। दोनों काम क्या कर रही हैं, लोन देने का काम कर रही हैं, बैंक भी और एनबीएफसीज भी। पर बैंकिंग सर्विसेज जो दे रहा है विदाउट बैंकिंग लाइसेंस दे रहा, विद बैंकिंग लाइसेंस होगा बैंक के पास, लेकिन एनबीएफसी के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होगा। इसके अलावा जो बैंक्स होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या आया, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और टाइम डिपॉजिट में क्या आता है, एफडीआरडी। तो जो बैंक होते हैं डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इसके अलावा बैंक्स जो एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और ये जो इनकॉर्पोरेट होंगे वो होंगे कंपनीज एक्ट 1956 या 2013। ठीक है, बैंक जो इनकॉर्पोरेशन जो हो रहा है बैंक्स का, वो किसके अंडर हो रहा है, किस एक्ट के अंडर हो रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और जो एनबीएफसीज हैं उनका इनकॉर्पोरेशन किस एक्ट के अंडर हो रहा है, कंपनीज एक्ट 1956 या 2013। और इसके अलावा पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, ये नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें सीआरआर और एसएलआर रखना पड़ता है बैंक्स के पास, यहाँ पे नहीं रखना पड़ता है। और बताया ना सीआरआर और एसएलआर,
CRR और SLR की फुल फॉर्म बता दो कोई, CRR और SLR की। नहीं, कैश रिजर्व रेशो, और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। और जो बैंक्स में होता है ना, आपका कुछ डिपॉजिट सिक्योर होता है, कितने रुपीस तक, 5 लाख तक। 5 लाख तक आपका जो डिपॉजिट है ना वो इंश्योर्ड होता है, ठीक है, याद रखना है, इंश्योर्ड होता है 5 लाख रुपए तक। किसके अंडर? DICGC। यहाँ पे पैसा सिक्योर नहीं होता, ये लगा पता। एग्जाम्पल बैंक्स के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, फिर रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए, सारे इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे। इसका नाम सुना होगा, सुने हैं? श्रीराम फाइनेंस, बजाज हाउसिंग, बजाज फाइनेंस, ये सुने हैं? नहीं सुने? यस सर। ये लोन देने का काम करते हैं। जो बैंक है ना, जो रूल्स होते हैं बैंक्स में, अब ऐसे थोड़ी लोन मिल जाता है। बैंक्स में थोड़े रूल्स होते हैं ना आपको लोन लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो होते हैं वो आसानी से मिल जाता है लोन। पर मैंने केवल जो आसानी से मिलती है वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, ज़्यादा। तो जो यहाँ पे, यहाँ से जो लोगे आप, मान लो व्हीकल के लिए ले लिया, तो यहाँ पे जो श्रीराम फाइनेंस जो होता है वो ट्रक्स वगैरह के लिए देता है लोन वगैरह, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। अब मान लो बैंक के पास जा रहा हूँ, वो आसानी से नहीं देंगे लोन, वो तो देखेंगे चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। लेकिन जो श्रीराम फाइनेंस वगैरह ये जो होंगे NBFC, ये हाई थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दे देते हैं। तो ये फ़र्क लगा पता बैंक और NBFC में। करेंगे डिटेल में करेंगे, पर मोटा मोटा तो पता लगा कि थोड़ा बहुत भी नहीं यस पता लगा बैंक्स और NBFC में क्या फ़र्क है, मोटा मोटा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इन इंडिया NBFCs कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द RBI। मैंने क्या बोला, CR और SLR या रेपो रेट रिवर्स जो होते हैं ना, वो इसमें नहीं होता है। इसके अलावा इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, बाहर वाले। दो तरह की इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक FIIs ना और एक FDI। जब 10% से कम इन्वेस्टमेंट है इंस्टीट्यूशंस की किसी भी इसमें कंपनी में, तो उनको बोलेंगे FIIs। और 10% से ज़्यादा जब इन्वेस्टमेंट होती है तो उसको क्या बोल देते हैं, FDI। बस इतना रखना याद फिलहाल, बाकी हम डिटेल में करेंगे। FIIs क्या बोला मैंने, जिनकी इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट से कम है, 10%। 10% से, या 1%, 2%, 3, 4, 5, 10, और 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी किसी कंपनी में तो उसको क्या बोल देंगे, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, लगा पता। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं FIIs होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यस कर सकते हैं। तीसरा, इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डाटा, ये भी ठीक है, ठीक है, और लगा पता। स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है मेन हमारी वाली इंडिया में, ऐसे तो 13-14 के आसपास है। मेन कौन सी स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, 2 मारो जरा तुक्का। सेंसेक्स सर। कौन सी? सेंसेक्स। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं निफ्ट NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो हाँ आपने जी, सेंसेक्स, जो आपने सेंसेक्स बोला ना, वो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसमें 30 जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, उसका उसके लेखा जोखा है उसमें। जो ओके। सेंसेक्स जो होता है वो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज हैं उनका बताता है प्राइस। जो निफ्टी 50 है वो भी सुना होगा, वो NSE, हाँ जी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का लेखा जोखा बताता है भाई कितना प्राइस है ऑन एवरेज, ठीक है। ठीक है। तो सेंसेक्स किसका है, BSE का कि NSE का? BSE का। और NSE का क्या है, निफ्टी इसका 50। निफ्टी सेंसेक्स में कितनी कंपनीज हैं, 30 सर। 30।
और निफ्टी 50 में, तो नाम भी बोल दिया मैंने, निफ्टी 50 देश की 50 सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है। और लगा पता स्टॉक एक्सचेंज, यस। इसके अलावा और भी हैं, MCX है, मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज है, फिर इसके अलावा और भी हैं, 13-14 हैं। कोलकाता की है कोलकाता एक्सचेंज, पर मेन 2 ही हैं, NSE और BSE। MCX थोड़ी होगी आजकल। ये लगा पता कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिनका काम क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग। 2 तरह के होंगे, एक कमर्शियल बैंक्स है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है, मैं बताऊंगा डिटेल में। बैंक्स 2 तरह के होते हैं, एक शेड्यूल बैंक्स है, एक नॉन शेड्यूल बैंक्स। जो शेड्यूल बैंक्स हुए RBI एक्ट 1934 में 2nd शेड्यूल में प्रेजेंट होंगे, और जो नॉन शेड्यूल होंगे जो प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। और तो कमर्शियल बैंक्स क्या हुए, जो प्रॉफिट मेकिंग हो। और कोऑपरेटिव बैंक वेलफेयर, जो मेंबर होंगे कोऑपरेटिव बैंक में, जो मेंबर्स होंगे उनके वेलफेयर है या सोशल वेलफेयर, बस इतना रखना यार, बाकी करेंगे डिटेल में। तो ये लगा पता, कमर्शियल बैंक्स एंड सर्टेन प्राइमरी डीलर्स सिंस दे मेंटेन करंट अकाउंट्स एंड CRR विद RBI, NBFC डू नॉट हैव CRSLR, जो मैंने बोला CR और SLR नहीं रखना पड़ता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सही है। और कहाँ गया तीसरा, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डेट सिक्योरिटीज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का पता लगा, 2 मेन कौन कौन सी हैं, NSE और BSE। फटाफट करते हैं हम। कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स, consider the following assets: brand recognition, inventory, intellectual property, mailing list of clients. How many of the above are considered intangible investment? Tangible और intangible पता है? Tangible मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है उसको छू सकते हैं। और इंटेंजिबल में क्या आ जाएगा, पेटेंट्स आ गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ गए, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, इंटेंजिबल में। तो ब्रांड रिकॉग्निशन को छू सकते हैं हम, वो किस में आएगा, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में। इन्वेंट्री को हम छू सकते हैं, इन्वेंट्री हुई जैसे मान लो 100 एडिडास ने क्या बनाए, जूते बनाए, अब वो कुछ स्टॉक रखेगा, सारा निकाल देगा एक के बारे में, जो यहाँ पे स्टॉक रखा होगा ना उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। उसको छू सकते हैं ना, इन्वेंट्री है, आंखों के सामने पड़ा है स्टॉक, तो इंटेंजिबल नहीं हुआ है, ये क्या हुआ, टेंजिबल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यस, मैंने क्या बोला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या बोला मैंने, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, और भी आ जाते हैं, ट्रेड सीक्रेट आ गए, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इंटेंजिबल है। और मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट से भी सही है, तो ओनली 3, ठीक है। लग रहा है पता, बस रह गया 8-10 क्वेश्चन रह गए, और लग रहा है ना पता। यस सर। यार फिर से हो गया, एक मिनट। ये पेज आगे कैसे बोला था, वो फिर से आगे डिलीट वाला, सर ऊपर ना काटा है राइट साइड पे, ऊपर क्रॉस से वो देखो। जी हाँ जी, से क्लोज क्लोज, हाँ अभी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला 80 स्लाइड्स तक हैं, ज़्यादा नहीं है, इसी आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू फाइन, गलत,
SBI की नहीं थी। In a self-help group, all members of group take responsibility for a loan that an individual members take. पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर नहीं होगी। द रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो ओनली 2। शायद नाबार्ड का था कि कैनरा बैंक का, नाबार्ड की, ठीक है, उसमें क्या लिखा था, SBI की थी नहीं, नाबार्ड नाबार्ड बिगिन द प्रमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, नाबार्ड ना कि SBI। नाबार्ड फुल फॉर्म क्या नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब बना है, 1981 में। R शिवरमन कमेटी थी, उसने रेकमेंड किया था, ठीक है, नाबार्ड को 1991 and 92, एंड इट सर्व एज द एक्चुअल लॉन्च पैड फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मूवमेंट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडिशनली परमिटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू ओपन सेविंग का बैंक अकाउंट, हो गया। द बैंक्स प्रोवाइड द लोन टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज अ होल, क्या बोला मैंने, एक सिंगल इंडिविजुअल को नहीं है, एज अ पूरे होल ग्रुप को मिलेगा। और स्टेटमेंट 3, द फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड स्कीम टू सपोर्ट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। Statement 1, interest income from the deposits in infrastructure investment trust distributed to their investors is exempted from the tax, but the dividends is taxable। जो फंड होते हैं ना, इसमें हमने इन्वेस्ट किया होता है, पहले होता था कि जो भी इनकम वगैरह होती थी ना, वो उनमें टैक्स एग्जाम्पशन मिल जाता था, लेकिन अब एग्जाम्पशन नहीं मिलता टैक्स, अब हमें टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट in infrastructure investment trust distributed to their investors is exempted from the tax। नहीं, पहले होता था, अब टैक्स में ले आए इसको, टैक्स स्लैब में, but the dividend is taxable। The InvITs are recognized as borrowers under the सरफासी एक्ट 2002, ठीक है। अब सरफासी एक्ट का पता होना चाहिए, NPA सुना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब बैंक किसी को लोन देता है ना, तो मान लो 90 दिन तक अगर लोन की रिकवरी नहीं हुई, मतलब 90 दिन से इंटरेस्ट वापस नहीं आया, तो उसको NPA घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, लोन दिया बैंक ने, 90 दिन तक क्या नहीं आया, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आई, तो उसको जो NPA घोषित कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। फिर आगे 3 में डिवाइड, इसको सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस्ट असेट। जब 3 महीने से लेकर 12 महीने तक इंटरेस्ट नहीं आए, तो उसको सबस्टैंडर्ड में डाल देते हैं, 1 साल से 3 साल तक डाल देते हैं तो उसको डाउटफुल एसेट में डाल देते हैं, और जब 3 साल तक इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आया तो उसको लॉस्ट एसेट बोल देते हैं। और NPA बड़ी प्रॉब्लम होती थी पहले, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे आंखें बंद करके बैंक लोन दे देगा, अब वापस नहीं करते हैं कहीं, तो फिर वो क्या नुकसान होता है, उसको किस में कंसीडर करते हैं हम, NPA। अब कम हो रहा है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, तो उसी को NPA को कम करने के लिए सरफासी एक्ट आया है। बड़े सारे इंद्रधनुष प्लान है, सरफासी एक्ट है, इंसॉल्वेंसी कोड है, पढ़ेंगे सारे NPA में, उसमें से एक आता है सरफासी एक्ट। इसमें पता क्या होता है, जैसे मान लो कोलेक्टर रखना पड़ता है बैंक से पास लोन लेने के लिए, कि मिल ही है, जो मर्जी मुंह उठा के चला जाओ कि दे दो मेरे को लोन, क्या रखना पड़ता है, कोलेक्ट्रल। अब उस कोलेक्ट्रल को बेच के वो बैंक अपना पूरा कर सकता है ना। सरफासी एक्ट बैंक्स को पावर देता है कि आप बिना बैंक्स की इंटरवेंशन के उस जो कोलेक्ट्रल लिया है उसको बेच सकते हो। वो कौन पावर दे रहा है उनको, सरफासी एक्ट। लगा पता, मोटा मोटा छोटा छोटा पता लगा भाई सरफासी एक्ट का काम क्या है, कि मान लो जैसे लोन पे कोलेक्ट्रल दिया है, अब वापस नहीं किया, अब कोलेक्ट्रल तो बेचना पड़ेगा। अब बैंक्स की इंटरवेंशन, बैंक्स को कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं कि भाई मुझे लोन नहीं मिल रहा है, वापस नहीं मिल रहा है, तो इंटरवेंशन की जो भाई कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से वो कोलेक्ट्रल बेच के अपना जो उनका नुकसान है उसको पूरा कर सकते हैं। तो वो कौन सा एक्ट पूरा देता है पावर, सरफासी एक्ट। तो ये जो इनबिट्स हैं ये भी सरफासी एक्ट में आते हैं, ठीक।
ठीक है, सरफासी एक्ट पता लगा, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। और ये सरफासी एक्ट किस में आया? एनपीए में। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या? जब किसी ने लोन दिया बैंक ने, 90 दिन तक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आई या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आया, तो उस असेट को क्या घोषित कर दिया जाता है? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? पहली गलत है स्टेटमेंट, दूसरी सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज नहीं, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, पहले गलत क्यों थी? क्या बताया मैंने? पहले होता था टैक्स एग्जाम्पशन, अब टैक्स के स्लैब में ले आए हैं। दूसरा कि दूसरी स्टेटमेंट क्या थी? सरफासी एक्ट में जो इनबिट्स होते हैं वो सरफासी एक्ट के अंडर होते हैं। ठीक है, बेटा इसको समझना, बेटा आसान ही है। बीटा पता क्या होता है? मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो मार्केट जब वोलेटाइल होती है ना, तो आपका जो मार्केट ऊपर नीचे हो रही है उसके साथ आपका स्टॉक जो है, शेयर जो है, कितना वोलेटाइल है, ये कौन किसे पता लगता है? बीटा से। जब मैं बताता हूँ, मान लो किसी का बीटा 1 से ज़्यादा है, जब मान लो 1 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.5 है, ये 2 है, बीटा 1 से ज़्यादा है, तो जब मार्केट बढ़ेगी तो आपका शेयर प्राइस ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, वोलेटाइल है। अगर मार्केट गिरेगी थोड़ी सी तो आपका शेयर ज़्यादा गिर जाएगा। मार्केट ज़्यादा उठ रही है, मार्केट थोड़ी सी उठी पर आपका शेयर बड़ा ज़्यादा उठ जाएगा। मार्केट थोड़ी सी गिरी पर आपका शेयर क्या हो जाएगा? बड़ा ज़्यादा गिर जाएगा। ये कौन बताता है? बीटा बताता है। अगर बीटा 1 से ज़्यादा है, 1.1, जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका शेयर क्या होगा? वोलेटाइल होगा। ठीक है, और इक्वल टू 1 होगा, तो इसका मतलब है कि जितना मार्केट मान लो 1% बढ़ी तो आपका शेयर भी क्या बढ़ जाएगा? उतनी स्पीड से बढ़ेगा। और मान लो 1 से कम है, मार्केट 3% बढ़ गई, आपका शेयर 0.5% बढ़ा। मार्केट 2-3% गिर गई, आपका शेयर सिर्फ 0.5% बढ़ा या 1% बढ़ा, तो ये लेस देन 1 बीटा, मतलब आपका शेयर क्या है? कम वोलेटाइल है। मार्केट जो ऊपर नीचे हो रही है, बीटा बीटा क्या बताता है? कि आपका शेयर कितना वोलेटाइल है मार्केट के मुकाबले। ठीक है, लगा पता? और लगा पता? तो बीटा रेफर्स टू, ये देखो, न्यूमेरिक वैल्यू है, जो मैंने क्या बोला, 1 से कम होगी तो बीटा कम है, 1 इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1 या बीटा 1 से ज़्यादा। तो न्यूमेरिक वैल्यू है दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल मार्केट, कि ओवरऑल मार्केट में जो चेंज हो रही है उसमें उसके मुकाबले आपका स्टॉक कितना कम ज़्यादा हो रहा है, कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना वोलेटाइल हो रहा है, तो वो कौन बताता है? बीटा बताता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन रह गए बस। बीटा वैल्यू ऑफ स्टॉक मेजर्स हाउ मच इट्स प्राइस मूव्स कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट। मार्केट कितना ऊपर नीचे हो रहा है उसके मुकाबले आपका शेयर जो है, स्टॉक जो है, कितना ऊपर नीचे हो रहा है, ये कौन बताता है? बीटा। क्या बोला था मैंने? बीटा लेस देन ग्रेटर देन 1, स्टॉक इज मोर वोलेटाइल देन मार्केट। मार्केट 1% बढ़ा, आपका शेयर कितना बढ़ गया? 2%, 3%, 5% बढ़ गया। बीटा लेस देन 1 होगा तो लेस वोलेटाइल होगा। मार्केट कम गिरी तो मतलब मार्केट ज़्यादा गिर गई लेकिन शेयर आपका कम ही गिरा। मार्केट ज़्यादा बढ़ गई तो शेयर आपका कम बढ़ा। और बीटा जब 1 होगा तो स्टॉक मूव्स इन विद इन द मार्केट। मार्केट 1% बढ़ रही है तो आपका स्टॉक भी क्या 1% बढ़ा। लगा पता? वो लगा पता? स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये वियतनाम का कॉन्सेप्ट है। मान लो जैसे छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उन्होंने पूल बना लिया, जैसे कार पूल होती है ना, वैसे फार्म का पूल बनाया। एक
एक हिस्सा मेरा यहाँ पे लैंड का मेरा है, एक किसी का यहाँ पे है, एक का कहीं और है, उन्होंने पूल बना लिया ताकि वो जाएंगे जब मार्केट है तो फर्टिलाइज़र सस्ते मिल जाएंगे, मशीनरी जब लेके आएंगे तो सस्ती पड़ जाएगी। तो उसी के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट है स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का। लगा पता? वियतनाम का कॉन्सेप्ट है कि छोटे छोटे फील्ड का क्या बन जाएगा, एक पूल सिंगल पूल बना देंगे ताकि फर्टिलाइजर्स लेने जाएं तो सस्ते पड़ें, सीड लेने जाएं तो सस्ते पड़ें, फिर मशीनरी वगैरह ट्रैक्टर वगैरह चाहिए तो वो सस्ते पड़ें। नहीं तो सिंगल जाके जाएंगे तो क्या उनको क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। इसके अलावा जैसे मान लो आपने अपनी फसल बेचने गए तो आपके पास बार्गेनिंग पावर भी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? पहले सिंगल इंडिविजुअल सिंगल फार्मर जा रहा है, उसके बाद उतनी बार्गेनिंग पावर नहीं होगी। मल्टीपल जब फार्मर जाएंगे ये वाले तो उनके पास बार्गेनिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो लगा पता? तो आंसर होगा इसका क्या भी होगा, आंसर है इसका आ गया, इसका आंसर बी होगा, तो बी वाला होगा। जल्दी से कर लेते हैं। मैंने मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप। स्मॉल एंड मार्जिनल, स्मॉल वाले होते हैं ना जिनके 2 हेक्टेयर से कम होती है, फिर मार्जिनल आते हैं, फिर लार्ज फार्मर्स आते हैं। तो वो जो मैनी मार्जिनल फार्मर्स छोटे छोटे फार्मर्स हैं इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स में बना लेंगे इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। ठीक है। The concept of small farmer large field is a participatory collective action model that aims to improve the livelihood of small and marginal farmers in India by achieving economies of scale and bargaining power in the supply। मैंने कहा bargaining power। It was adopted from the large field model of Vietnam and was piloted to address the key challenges faced by the million of small and marginal farmers of India। The model allows small farmers to benefit from achieving economies of जो भी है। लगा पता? Correct the following statements. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes। जब कोरोना हुआ, कोरोना के बाद प्राइसेस क्या हो गए, बढ़े ना, तो इसलिए सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। मैंने बोला इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग जाएंगे लोन लेने, नहीं जाएंगे, क्योंकि जब लोन लेने जाएंगे तो उनको क्या, मान लो 100 रुपये का लोन लिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो 100 रुपये के बजाय 110 रुपये वापस करने पड़ेंगे, तो लोग लोन लेने नहीं जाएंगे और वो सेविंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि मैं सेव करूं। क्योंकि अगर लोगों के हाथ में पैसे चला गया तो फिर वो क्या करते हैं, डिमांड, और जब डिमांड करते हैं तो प्राइसेस क्या होने पड़ते हैं, बढ़ने लग पड़ते हैं। तो ये करने इसलिए किया। इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स, बढ़ा दिए ताकि इन्फ्लेशन क्या कर सके, कंट्रोल। ठीक है। सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस बाय मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। मैंने बताया था ना, मॉनेटरी पॉलिसी मैंने तभी बताई थी, मॉनेटरी पॉलिसी बताई थी ना, ताकि जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने का तरीके मैंने बताया ना, क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव। मॉनेटरी पॉलिसी क्या बताई थी मैंने कि क्या कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है ताकि प्राइस स्टेबिलिटी रहे। तो वो किसका काम है, सेंट्रल बैंक्स का, सेंट्रल बैंक। ठीक है, लगा पता? तो दोनों स्टेटमेंटें क्या हैं, सही हैं। In the aftermath of the COVID-19 pandemic, many central banks around the world observed rising inflation. To combat this inflation, they resorted raising interest rate। बताया ना मैंने क्यों बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी उन्होंने ताकि लोगों के हाथ में क्या ना जाए, लोन लेने ना आए, ताकि और लोगों के हाथ में क्या ना आए, पैसा ना आए। पैसा नहीं आएगा तो वो सेविंग पे ज़्यादा करेंगे या आगे डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि जब डिमांड करेंगे तो प्राइसेस क्या होने लग पड़ेंगे, फिर बढ़ने लग पड़ेंगे। This is well-established monetary policy tool to curb inflation by making borrowing more expensive and encouraging saving, thereby reducing the money supply in the circulation। मैंने क्या बोला, मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है, कैसे, किससे, किस पॉलिसी से होती है मनी सप्लाई कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी से। और ठीक है, सेंट्रल बैंक आर इंटरेस्टेड विद मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैनेजिंग इन्फ्लेशन।
ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेल नोन एज कामाराजर पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी। सही सही। मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड, सही। विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, गलत। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। अब आप लोगों को यहीं पर बता देता मैं, कितने मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, है किसी को आइडिया? 13 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। इनका नाम चाहिए मुझे अगली बार। मेजर पोर्ट्स, पोर्ट्स समुद्र के किनारे होंगे, पहाड़ों के किनारे होंगे? हाँ जी, पानी के किनारे होंगे कि पहाड़ों के? पानी पानी के किनारे में। तो ये कौन सी आई? ईस्टर्न पार्ट। ये कौन सा आया? वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न में भी 6 पोर्ट हैं और वेस्टर्न में भी 6 पोर्ट हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा कोलकाता में, दूसरा नीचे पारादीप उड़ीसा में, तीसरा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा चेन्नई पोर्ट, इसके अलावा तूतीकोरिन पोर्ट, और एक कौन सा रह गया? एक रह गया कोई। और इसी तरह से वेस्ट में आएंगे, यहाँ पे आएगा कांडला पोर्ट गुजरात में, इसके बाद मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, उसके बाद गोवा में मरमगांव पोर्ट, कर्नाटका में मैंगलोर पोर्ट और केरला में कोचीन पोर्ट। और एक जो है वो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। चेन्नई में 3, एन्नौर भाई, एन्नौर लगा पता। 13 मेजर पोर्ट हैं। ईस्टर्न साइड कौन से हैं? जो ईस्टर्न इंडिया साइड है, कोलकाता में जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है दूसरा, उसके बाद पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु, एन्नौर या कामाराजन पोर्ट जो अभी पढ़ा हमने पीछे, ये कामाराजन पोर्ट दूसरा नाम इसका, ये एन्नौर। 6 हो गए ईस्टर्न साइड। वेस्ट साइड कांडला पोर्ट, कहाँ? गुजरात में। फिर मुंबई महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में महाराष्ट्र में, मरमुगांव गोवा में, मैंगलोर कर्नाटका में और कोचीन केरला में। और एक कहाँ बोला मैंने? अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, ठीक है। तो यार है ना, लोकेशन के साथ पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा लोकेशन में और दूसरा नाम क्या है। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, मैंने किसका नाम बोला? कोलकाता वाले का, कोलकाता में। ठीक है, पता होना चाहिए। एन्नौर वाले कामाराज, इसमें चेन्नई और जो तूतीकोरिन ने बी ओ चिदम्बरम करके है, ये तो आप करोगे पता भाई दूसरे नाम के क्या इनके, ठीक है। ये हो गया। कामाराजन पोर्ट, कामाराजर पोर्ट लोकेटेड इन द कोरोमंडल कोस्ट। अब ये हो गया चेन्नई पोर्ट के बाद से हो गया, ये देख लेना इसको। और ये आंसर इनकरेक्ट क्यों है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इंडिया, ठीक है। दो क्वेश्चन रह गए, 2। विद रेफरेंस टू द CBDC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिजिटल करेंसी जो बोला था मैंने, इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है। A digital currency can be distributed with the condition program into it such as time frame for spending it, ये ठीक है। बस ये याद रखना, जो स्विफ्ट है ना, स्विफ्ट जो है मनी ट्रांसफ़र करने का नहीं है,
ये एक मैसेजिंग है, मैसेजिंग नेटवर्क है कि ऑर्डर वगैरह देना है ना तो मैसेज करते हैं हम, मनी ट्रांसफ़र के लिए नहीं है। जैसे मान लो पेमेंट के लिए चाहिए कि हमें मैसेज करना है तो वो स्विफ्ट के थ्रू होता है, मनी ट्रांसफ़र नहीं होता इसमें। इसमें क्या हो रहा है, मैसेज डिलीवर करना है कि पेमेंट करो, इतनी पेमेंट करनी है वगैरह वगैरह, ये हो गया। और लास्ट सेम जो मैंने 15th फाइनेंस कमीशन में बोला था फॉर द हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। मैं 2 डेवोल्यूशन बताए थे ना, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल थी वो किसके बीच में टैक्स जो हो रहा है डेवोल्यूट हो रहा था, बंट रहा था, सेंटर और स्टेट के बीच में। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन। वर्टिकल किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। जो टैक्स बोला था मैंने 41% जाएगा सेंटर के बीच में, स्टेट के पास, और 59 किसके पास जाएगा, सेंटर के पास। ये हुआ वर्टिकल टैक्स डेवोल्यूशन। और जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो स्टेट्स के बीच में। अब स्टेट्स के पास कितना कितना जाएगा, वो ये 5 क्राइटेरिया होते हैं, उन 5 क्राइटेरिया को देखना पड़ता है। इसमें कौन कौन से बताए हैं, एक तो यहीं पर बता दी, पॉपुलेशन और इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस मतलब पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। जैसे इंडिया का कितना है, $2700 के आसपास है। ऑन एन एवरेज पूरे साल में एक इंडियन कितने रुपए कमाता है, रफ साइड है 27 कुछ करके है, $2700। ये कौन बताता है, इनकम डिस्टेंस है, पर कैपिटा इनकम। जिसका पर कैपिटा इनकम कम होगा, जिस स्टेट्स का, उनको ज़्यादा टैक्स मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये क्या बोला, फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन 15th फाइनेंस कमीशन यूज हाउ मेनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया। कौन कौन से क्राइटेरिया यूज़ करता है, पॉपुलेशन, एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेगा, इनकम डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, सही। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ के, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए आप क्या स्टेप उठा रहे, फर्टिलिटी जो इसको करने के लिए आप क्या स्टेप उठा रहे, ये सारे किस में आएगा। और आप बढ़िया कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, वो किस में आएगा, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। इसके अलावा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, सही, फॉरेस्ट कवर कितना है, ज़्यादा फॉरेस्ट कवर तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा गवर्नेंस फॉर्म नहीं, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, कि आप क्या एफर्ट उठा रहे हैं जीएसटी कलेक्शन के लिए ताकि आपके स्टेट में और ज़्यादा टैक्स हो, क्वालिटी वाला, क्वांटिटी वाला नहीं, मैंने बोला ना, क्वालिटी से भी उठा सकते हैं टैक्स, और क्वांटिटी से भी। क्वांटिटी मतलब आंखें बंद करके पैसे इकट्ठा कर लिया, तो क्वालिटी भी होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। तो ये 3, तो कितना कैंसर आएगा फिर इसका, ओनली 3, ठीक है। तो इसी के साथ ख़त्म हो गया। ये है 15th का फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या किया था, इनकम डिस्टेंस, पर कैपिटा इनकम जो मैंने बताई, पॉपुलेशन किया, एरिया है, फॉरेस्ट कवर और इकोलॉजी, ये है फॉरेस्ट। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, टैक्स एफर्ट, ठीक है, लगा पता। ये क्राइटेरिया यूज़ किए फाइनेंस कमीशन ने ताकि हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के लिए, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन मतलब टैक्स किस में बंट रहा है, स्टेट्स के बीच में, और वर्टिकल सेंटर ऑफ सेंटर स्टेट। और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। तो ये खत्म, लगा पता। कोई डाउट वगैरह, यहीं तक था, कोई डाउट वगैरह, तो यहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म होते हैं। डाउट वगैरह होगा तो पूछ लेना, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर है ना, ओके जी, बाय।